तो दोस्तों एक बार फिर से हम लोग हाजिर हो चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। और थंबनेल देखकर अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि आज का जो ये वीडियो है ये दिव्या भारती जी पर होने वाला है। आपको बता दूं, दिव्या भारती पर वीडियो बनाने के लिए हम सभी के चैनल पर कम से कम 100 200 कमेंट आ चुके हैं। और वो कमेंट मोस्टली जो आए हैं वो उनका नाम है मेधवंश जी की तरफ से। तो मेधवंश जी, आप हम लोग के चैनल के साथ इतना जुड़े हैं, इतना लगाव है आपका, आप हर दिन कमेंट करते हैं। तो आज हम लोगों ने जब पॉडकास्ट की शुरुआत करी तो हमने सोचा दिव्या भारती पर तो वीडियो सबसे पहले करेंगे ही। तो आज हम लोग बात करेंगे दिव्या भारती जी के जीवन पर, उनकी जो फिल्में रहीं, उनके जो पॉपुलर गाने रहे, उन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। और इस चीज़ पर डिस्कस करेंगे कि आज अगर वो होती तो आज उनका मुकाम क्या होता, वगैरह वगैरह। मतलब जितनी सारी चीज़ें हैं हम लोग दिव्या भारती पर चर्चा करेंगे। तो पहले सत्यविजय भाई से पूछते हैं। सत्यविजय भाई, आपको दिव्या भारती जी कैसी लगती थी? तो आप अपनी राय कुछ दें। देखो, दिव्या भारती एक ऐसी एक्ट्रेस थी, चाहे खूबसूरती के मामले में ले लो या इतनी कम एज में वो मतलब फिल्मों में आ गई थी। 15-16 साल की एज से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। तो एकदम क्यूट बच्ची टाइप की थी। तो मुझे नहीं लगता कि शायद कोई ऐसा होगा जिसे दिव्या भारती पसंद ना हो, या उनकी जो चुलबुली टाइप की हरकतें थी मूवी में हो या रियल लाइफ में हो, वो मतलब सबको कहीं ना कहीं पसंद आती थी। तो दिव्या भारती का शायद ही आज के टाइम पे कोई हेटर हो जिनको पसंद ना आती हो। बाकी उनके गाने, चाहे सात समुंदर पार ले लो विश्वात्मा में, या 16 और शबनम में, तू पागल प्रेमी आवारा, तो इस टाइप की मतलब कई यादगार फिल्में दिव्या भारती की रही। मतलब ज़्यादा लंबा फिल्मी करियर तो उनका नहीं रहा। 1992 और 93 मतलब मात्र 2 साल में ही दिव्या भारती ने 10-12 फिल्मों में काम कर लिया था। अच्छा, ये देखिए कि मतलब लोग 10-10 साल 20-20 साल काम करते हैं लेकिन लोग उसको इतना नहीं जानते। लेकिन 2 या 3 साल में जो काम किया दिव्या भारती की, आज हम लोग 2 दशक के बाद भी चर्चा कर रहे हैं। 2 दशक या 3 दशक के ये बाद। देखो कि दिव्या भारती ने मतलब कुछ तमिल फिल्मों में भी काम किया था 1991 में, लेकिन विश्वात्मा से उन्होंने हिंदी फिल्मों में अपना काम करना शुरू किया था। उसके बाद 1992 हो गया, 93, और इसके बाद भी चाहे मोहरा हो गई और आंदोलन हो गई, ऐसी मतलब कई फिल्में जो 94-95 तक रिलीज होती रहीं बॉलीवुड में, उनमें दिव्या भारती को साइन किया गया था पहले। और कई सीन शूट हो चुके थे, लेकिन बाद में उनकी अचानक मृत्यु हो जाने के बाद में दूसरी एक्ट्रेस को लिया गया और फिल्में कंप्लीट की गई। तो कहने का मतलब ये है कि दिव्या भारती अगर होती तो मतलब बहुत सारी एक्ट्रेस जो आज इस मुकाम पे थी 90s में, वो शायद नहीं पहुंच पाती उसमें, क्योंकि बहुत सारी फिल्में जो उन एक्ट्रेस ने की वो दिव्या भारती जी की छोड़ी हुई फिल्में थी या किसी कारण से वो कर नहीं पाई थी। इतना तो हम लोग मान सकते हैं कि दिव्या भारती अगर होती तो आज उनकी गिनती 90s की टॉप एक्ट्रेस में होती, जिन्हें हम लोग अभी जैसे रवीना टंडन है, आज भी एक्टिव है, तब्बू आज भी एक्टिव है। तो दिव्या भारती इसी लीग में रहती है। हाँ, वो 90s में कई बड़ी एक्ट्रेसेस को टक्कर देती। माधुरी दीक्षित से लेके रवीना टंडन से लेके जूही चावला से लेके हर एक्ट्रेस को वो टक्कर देती। और कहीं ना कहीं वो श्रीदेवी के रिप्लेसमेंट के तौर पे देखी जा रही थी। श्रीदेवी का यही बात मैं बोलने वाला था। ये मेरे बाद में था कि श्रीदेवी की तरह मुझे उनसे एकदम चुलबुली वाइब्स हो गई, या फिर उनकी जो मतलब जिस तरह की एक्टिंग थी, मुझे बहुत हद तक, मतलब कुछ हद तक तो मुझे श्रीदेवी जी की तरह लगती है। ये तो हाँ, मैं भी मानूंगा। तो श्रीदेवी के रिप्लेसमेंट के तौर पर उन्हें देखा जा रहा था। इवन अभी सत्यविजय भाई जिन फिल्मों का जिक्र कर रहे थे, उसमें मैं एक नाम और जोड़ना चाहूँगा, दीवाना का, जिसे शाहरुख खान ने डेब्यू किया था। तो ये चीज़ें हैं कि उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतना दमदार था कि दमदार इन सेंस कि वो उनसे नज़र नहीं हटती थी। अब ऐसा नहीं कि उनकी खूबसूरती वाली बात है, वो एक्ट भी बहुत अच्छा करती थी। जैसे वो दृश्य याद होगा जहाँ पे शाहरुख खान, दीवाना में शाहरुख खान उनको सिंदूर देने के लिए पहुँचते हैं, वो रंग देने के लिए पहुँचते हैं, और शायद सिंदूर की भांति वो दे देते हैं, अगर मुझे याद है वो सीन। तो वो रंग देने के लिए पहुँचते हैं और वो छीट देते हैं शायद कलर उनको सफ़ेद साड़ी पे। हाँ, ऐसा ही कुछ था। तो उस दृश्य पे उनका जो रिएक्शन है वो बहुत मंजे हुए एक्टर भी नहीं दे पाएंगे, लेकिन उन्होंने जो रिएक्शन दिया उतने कम टाइम में, वो बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन था। तो वो चीज़ें हैं। उसी फिल्म का एक पार्ट देखो जहाँ पे वो इनसे ऑटोग्राफ ले रही है, ऋषि कपूर से उनको स्टॉक कर रही हैं। तो वो चीज़ें देखना कि एक ही एक्ट्रेस का 2 रूप, अलग अलग रूप देखना कितना यूनिक है। तो इससे उनके एक्टिंग रेंज का पता चलता है कि वो किस स्तर की अभिनेत्री थी। सही तो क्या देखो बाकी अच्छा, अगर हम आपसे ये पूछें कि दिव्या भारती जैसे उन्होंने मतलब 2 या 3 साल में 90s के जितने भी टॉप हीरो थे लगभग उनके साथ काम किया, तो सबसे ज़्यादा जोड़ी आपको क्या लगता है किस एक्टर के साथ दिव्या भारती की केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी?
अरे जिनके साथ भी काम किया लगता है कि अच्छा लगता है मुझे। अब देखो ना, सनी देओल के साथ बड़ा अच्छा केमिस्ट्री लगा था विश्वात्मा में। गोविंदा के साथ जब हमने देखा शोला और शबनम, तो लगा कि क्या गजब की पेयरिंग है। 16 शबनम बहुत अच्छी मूवी थी। हाँ, शाहरुख खान के साथ जब पेयरिंग हुई, वो ये ऐसी दीवानगी देखी कहीं नहीं, जो गाना मैंने देखा तो लगा कि क्या गजब की पेयरिंग है। तो इवन अक्षय कुमार के साथ अगर वो आती इस पे मोहरा में, तो अच्छा पेयरिंग होता है, मोहरा में आने वाली। तो ये चीजें हैं। सुनील शेट्टी के साथ, अरे हाँ, उस टाइम पे एक मूवी सलमान खान के साथ भी मतलब आने वाली थी, दिव्या भारती की। सारी प्लानिंग हो गई थी, लेकिन फिर कैंसिल हो गई वो इस हादसे की वजह से। मतलब उस टाइम पे दिव्या भारती के पास में इतनी फिल्में थी, मतलब हर पॉपुलर फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे उनकी पहली पसंद दिव्या भारती थी। तो सेंसेशन बन गई, सेंसेशन बन गई थी, सेंसेशन गर्ल। अरे सेंसेशन का ये वो दौर था ना कि हम लोग बाद में देखे, उनके डेथ के बाद भी उनके जो पासपोर्ट मतलब पोस्ट कार्ड साइज के जो फोटोज आते थे, और बहुत सारे उस समय के जो युवा लड़के थे, वो अपने दीवार पे जो आईना लगा हुआ है, बड़ा आदम का जो आईना लगा, उनके कोने में वो पोस्टर्स, वो फोटो, जो पोस्ट कार्ड साइज के जो फोटोज थे, वो चिपके रहते थे। इस बात से याद आया कि मैंने भी देखा है बहुत से घरों में श्रीदेवी और दिव्या भारती की बड़े बड़े पोस्टर मैंने देखे हुए हैं। लोगों ने लगा रखे। मैं बचपन था तब भी मुझे याद है कि हाँ पोस्टर मैंने देखा है। मेरे बड़े वाले जीजाजी जो मेरे बड़े वाले जीजाजी जो फिल्मों के बड़े शौकीन थे, उन्होंने अपने घर पे पोस्टर्स लगा रखे थे दिव्या भारती जी के। अविनाश वधावन के उस वक्त पोस्टर्स, अविनाश वधावन का भले आजकल जिक्र नहीं होता है, तो अविनाश वधावन उस समय बड़े यूथ में पॉपुलर थे। तो अविनाश वधावन जी का फोटो, हाँ बलमा, हाँ। तो आयशा जुल्का का रंग में कौन हीरो है? रंग आई थी, मूवी आई थी दिव्या भारती। हाँ, कमल सदाना, बलमा आई थी, कमल सदाना। वो मूवी भी चली थी, गाने बहुत पॉपुलर थे। बहुत आजकल भी जैसे कि बहुत सारे यूथ जो अभी फिल्में वगैरह देखने जाते हैं, तो वो थिएटर में वीडियो वगैरह बना लेते हैं, और बैकग्राउंड में यही गाना चल रहा होता है कि हम तुम पिक्चर देख रहे हो और बिजली चली जाए, अंधेरा ही अंधेरा हो, ठीक है। तो ये रंग फिल्म का क्रेज था। हालांकि उसका वो गाना मुझे बड़ा पसंद है कि तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया, जा मैंने अपना दिल तेरे नाम कर दिया, तो वो गाना मुझे बड़ा पसंद है। तो रंग देख लो, तो ये चीज़ें हैं दिव्या भारती को लेकर। इवन क्या है ना कि मैं अगर गलत नहीं हूँ तो उस समय के जो यंग लड़के थे, अपनी प्रेमिकाओं में दिव्या भारती को ढूंढने का प्रयास करते थे। कई हम लोग छोटे छोटे थे, लेकिन हमने लोगों को सुनते हुए, जो बड़े थे जिनके साथ फुटबॉल वगैरह हम लोग खेला करते थे, क्रिकेट वगैरह खेला करते थे, जो बड़े थे, तो बॉल बॉय की तरह हम लोग रहते थे उनके साथ, तो वो लोग क्या करते कि उनकी प्रेमिका दिव्या भारती की तरह दिखती है। हमने सुना हुआ ये सब चीज़ें, तो ये क्रेज था। इवन ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ, ये उनके डेथ की बातें हैं, तो सुनो उनके मरने के बाद भी चर्चाएं बदस्तूर जारी है। बिल्कुल, मतलब दिव्या भारती का करियर अगर मुझे लगता है कि 2 साल तक भी अगर हो जाता तो कम से कम 30-40 फिल्में हो जाती उनकी बॉलीवुड में। जबकि 30-40 फिल्में मतलब लोगों को कितने साल लग जाते इतनी फिल्में करने में। उन्होंने बैक टू बैक इतनी फिल्में कर दी थी। लेकिन दिव्या भारती के मतलब अभी भी यूट्यूब पे मैं एक दिन ऐसे इंटरव्यू देख रहा था, तो वही पुराने इंटरव्यू डले हैं लहरें चैनल पे, तो ऐसे एक इंटरव्यू आया उनका पुराना, तो उसमें मतलब इतनी मतलब क्यूट चुलबुली टाइप की जो लड़की होती है ना, बिल्कुल वैसे ही वो बात कर रही है, एकदम एक्साइटेड होके, पूरा कॉन्फिडेंस से बात कर रही थी। मैंने भी वो इंटरव्यू देखा है। मतलब एक लग रहा था कि यार, हाँ वो इंटरव्यू है शायद जो यूट्यूब पे अभी डला होगा। तो मतलब एक बात तो थी दिव्या भारती में, और लोगों को मतलब जो पसंद आती थी, उनकी क्यूटनेस बड़ी अट्रैक्ट करती थी। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि उसमें एक एक्ट्रेस के सारे गुण थे। आप देखिए इमोशन सीन्स राम भाई ने जिक्र किया, ठीक है, रोमांटिक फिल्में उन्होंने बहुत सारी करी, सीरियस रोल भी उन्होंने किया। बाकी आप डांस में देखो, 7 समुंदर पार में कितना अच्छा डांस है। 90s का उससे बड़ा डांस नंबर क्या है? 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आगे। वही मैं कह रहा हूँ, ऐसा डांस नंबर जो आज भी एवरग्रीन है। और एक चीज और देखो, डांस नंबर का मतलब 17-18 साल की एज थी, और दीवाना में उन्होंने मतलब इतना मैच्योर रोल निभाया था। विधवा बनी थी वो ऋषि कपूर जी की, तो मतलब 16-17 साल की लड़की, हाँ ऋषि कपूर के अपोजिट, तो 16-17 साल की मतलब लड़की इतने मैच्योर रोल निभा रही थी उस टाइम पे, तो ये बड़ी बात थी। और वाकई में उस टाइम पे कई मतलब फिल्मी पत्रिकाओं में ये सुनने के लिए मिलता था, ये खबरें थी कि हीरोइनें डरने लगी है दिव्या भारती के नाम से, कि अगर ये लड़की फिल्मों में मतलब अब तो उन्हें फिल्में मिलना कम हो जाएंगी। और ये वाकई में ऐसा था उस टाइम पे, दिव्या भारती की वजह से अच्छा कई हीरोइनों का। भाई
थोड़ा सा उनके उस फेज का जिक्र कीजिए जिनके विषय में दर्शकों को शायद ही कम पता होगा, कि उनका वो शादी वाला नाडियाड वाला साहब के साथ शादी वाला जो फेज है उस विषय में थोड़ा बताइए कि ये कैसे उनकी शादी कैसे हुई थी, कैसे उनका मिलना हुआ था, ये सब चीज़ें कैसे हुई थी। दिव्या भारती क्या है कि विश्वात्मा के प्रोड्यूसर थे साजिद नाडियाडवाला उस टाइम पे, तो साजिद नाडियाडवाला के साथ में नज़दीकियाँ बढ़ती गई। नहीं, विश्वात्मा के थे आप श्योर है, क्योंकि विश्वात्मा त्रिमूर्ति फिल्म्स के बैनर तले बनी थी और त्रिमूर्ति फिल्म्स खुद ही फिल्में बनाती थी, तो वो को प्रोड्यूसर होंगे कि कोई और फिल्म का बात कर रहे हैं? नहीं, साजिद नाडियाडवाला किसी फिल्म के प्रोड्यूसर थे उस टाइम पे दिव्या भारती की। हाँ, लेकिन विश्वात्मा के नहीं होंगे, क्योंकि विश्वात्मा त्रिमूर्ति फिल्म्स ने बनाई है। होंगे फिर शायद, हाँ, 16 और शबनम के होंगे मे बी के थे, एग्जैक्ट मुझे मूवी का नाम याद नहीं आ रहा। तो फिर क्या हुआ? ऐसे करके मतलब इस टाइप से इन दोनों का फिर मिलना जुलना स्टार्ट हुआ। प्रोड्यूसर थे साजिद नाडियाडवाला और यंग थे उस टाइम पे। दिव्या भारती इतनी खूबसूरत थी, तो धीरे धीरे मतलब दोनों के बीच में प्यार होता चला गया और शादी हो गई, बहुत जल्दी शादी हो गई थी। अच्छा। शादी भी इनकी ऐसी हुई थी कि दिव्या भारती की जो फैमिली थी वो शादी के खिलाफ थी साजिद नाडियाडवाला से। मतलब हाँ, मतलब उनका दिव्या भारती जी का एक भाई है, उनकी भी मम्मी पापा हैं, तो मतलब वो लोग शादी के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे कि ये शादी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब उस टाइम पे मतलब प्यार एकदम वैसा था, परवान चढ़ा था, तो दिव्या भारती ने मतलब सबके खिलाफ जाके शादी कर ली थी साजिद नाडियाडवाला से। और बस फिर ये सारी चीज़ें चल रही थी। अचानक से 1993 में 5 अप्रैल की बात है शायद, अगर डेट मुझे एग्जैक्ट याद हो, तो उनकी जो बिल्डिंग थी तुलसी अपार्टमेंट के 5वें फ्लोर से मतलब वो नीचे गिर के उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर हालांकि इस बारे में आज भी ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं कि ये एक हादसा था कि कैसे हुआ था। मतलब एग्जैक्ट जो सिचुएशन थी उस टाइम की, वो कॉन्स्पिरेसी बड़ी चलती है। हाँ, उस टाइम की मैंने कई इंटरव्यू देखे, कई वीडियो देखे और इस बारे में काफ़ी रिसर्च की, तो मुझे इतना पता चला कि उनकी एक फ्रेंड थी उस टाइम पे, और ड्रिंक तो दिव्या भारती करती थी, मतलब इसमें ये सबको पता है। तो ऐसे ही छत के सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पे ऐसी पार्टी चल रही थी, उनकी ड्रिंक कर रही थी। उनकी एक फ्रेंड भी थी उनके साथ में, उनका नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। और तो उनकी फ्रेंड के बताए अनुसार ही ऐसा था कि दिव्या भारती मतलब ड्रिंक कर रही थी और काफ़ी ड्रिंक उन्होंने कर ली थी, और बालकनी के किनारे बिल्कुल जाके वो बैठी थी उसके ऊपर। और तभी अचानक से कोई नीचे से कार आती हुई दिखाई दी और उनका पैर, उसको देखने के लिए उन्होंने सिर बाहर निकाला और उनका पैर फिसल गया, अनबैलेंस हो गया, तो ये फिर हादसा हो गया था उसमें। तो हालांकि इसमें मतलब अलग अलग लोगों की अलग अलग थ्योरी है कि एग्जैक्ट आखिर हुआ क्या था, तो एग्जैक्ट जो सिचुएशन है वो नहीं पता चली, लेकिन सबकी अलग अलग थ्योरी है। बॉलीवुड में इस प्रकार के डेथ्स के जितने भी मतलब से चीज़ें हुई, सब एकदम अनसुलझी रह गई, है ना। दिव्या भारती वाला ले लीजिए, सुशांत सिंह राजपूत वाला ले लीजिए, ये सारा अनसुलझा रह गया। हाँ, किसका? और मुझे ऐसा लगता है कि कई बार इन चीज़ों को दबा भी दिया जाता है, मतलब जो चीज़ें हो गई मतलब ये सारी के सारी अनसुलझी रह गई और इस पे फिर किसी ने बात भी नहीं किया। बाकी कई अलग अलग तरह के कयास लगाए गए इस बारे में जब ये इंसिडेंट हो गया। कई मतलब हम लोग तो बहुत छोटे थे उस टाइम पे, गांव में थे, तो ऐसी खबरें सुनने के लिए मिलती थी कि उस टाइम पे श्रीदेवी जी ने ऐसा करवा दिया था, लेकिन ये सब अफवाहें थी उस टाइम पे, मतलब इनमें कोई सच्चाई नहीं थी। मतलब सिर्फ र्यूमर हो सकता है, लेकिन वैसा वो नहीं करवाया, तो मैं भी कह सकता हूँ। गांव में उस टाइम पे ये होता था कि अफवाहें बहुत जल्दी फैल जाती थी। किसी एक ने बताई, लोग उसको सच मान लेते थे, उसने जाके 10 को बताई, फिर उसने और बताई, तो ऐसी बहुत जल्दी फैल जाती थी। तो ऐसी बहुत सारी अफवाहें थी उस टाइम पे, लेकिन मतलब सच्चाई तो इनमें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी हम समझ सकते हैं कि ऐसा कोई करता नहीं है, और ये बिल्कुल अफवाहें थी। करेगा भी नहीं, बिल्कुल अफवाहें थी उस टाइम। कंपटीशन अपनी जगह है, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, हम भी मानते हैं इस चीज़ को, ऐसा नहीं हुआ होगा। सही बात है। बाकी ये है कि हालांकि वो कारण भी, उस कारण को भी मतलब कि दरकिनार नहीं किया जा सकता जो उनके फ्रेंड ने बताया, अगर वो बात सच है, मतलब जैसे जो सत्यविजय बता रहे हैं उसका मैंने पढ़ा था कई जगह पर, उन्होंने बोला था इस बारे में, तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो मुझे मतलब थोड़ी सही लगा, कि जिस तरह से उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था, और काफ़ी ड्रिंक उन्होंने कर ली थी दिव्या भारती ने उस टाइम पे, तो हो सकता है कि उनका जो बताने का वो हो। यूट्यूब में आज भी बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलते ही रहते हैं, जो लोग व्यूज पाने के लिए बहुत लोग ऐसे ये ऐसे मरे थे, ये एक्टर वहाँ था, इसके खातिर हुआ था, बहुत कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लोग बनाते रहते हैं। मेन चीज़ ये है कि इस पे यकीन इसलिए भी करना बनता है क्योंकि उस टाइम पे उन दोनों के अलावा कोई था नहीं वहाँ पे,
कोई तीसरा जो बताने वाला हो या अपना एंगल रखने वाला हो, तो अब जो उन्होंने बताया वही सही मान के चलते हैं। इसी तरह श्रीदेवी जी की डेथ को लेकर भी तो काफ़ी कॉन्स्पिरेंसी हाँ, श्रीदेवी जी की डेथ को लेके मतलब कितना कुछ हुआ है। मतलब आज भी वो एक अनसुलझी टाइप की रह गई है, मतलब एक सेटिस्फैक्ट्री वो नहीं हुआ उसमें कि आखिर हुआ क्या था उस टाइम पे। जो एक बाथ टब में वो अचानक से गई नहाने के लिए और ये हादसा हो गया, तो आज भी मतलब कहीं ना कहीं अनसुलझे रहस्य ज़्यादातर ये सब अनसुलझे ही रह जाते हैं। वरना आप देखिए सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में लोगों ने कितना आवाज़ उठाया, कितना हम लोगों ने वीडियो बनाए और इतना ट्विटर पर ट्रेंड हुआ, लेकिन नहीं हुआ, कुछ नहीं होता जिसको कोई कुछ समाधान या फिर कुछ सोल्यूशन कुछ पता नहीं चला क्या हुआ। जबकि सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में ये हुआ था। इन्हीं सब चीज़ों को देख के कभी कभी ना लगने लगता है कि हम लोग की जो जांच व्यवस्था है उतनी सुदृढ़ नहीं है। नहीं तो ये इतने अनसुलझे हुए चीज़ भी नहीं है कि हमारी संस्थाएं इनको सुलझा नहीं सकती थी, सुलझा सकती थी। उतने काबिल लोग तो हमारे देश में हैं। देखो, सुशांत सिंह राजपूत वाला जो केस हुआ था उसके मुश्किल से 8-10 दिन पहले उनकी जो मैनेजर थी, क्या तो नाम था उनका, सालियान करके कुछ नाम था, एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, तो उनकी भी मतलब मृत्यु हुई थी। तो कहीं ना कहीं मतलब कुछ बात तो थी, मतलब कुछ ना कुछ तो बात थी कि पहले उनकी मृत्यु होती है, फिर कुछ दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत की वो हो जाती है। तो रहस्य आज भी अनसुलझे हैं, सब लोग अपना सीरीज ऑफ मर्डर्स है, सीरीज ऑफ मर्डर्स है, उसके बाद भी पता नहीं इन्वेस्टिगेशन कैसे हुआ। तो कुछ चीज़ या तो लोग पैसा दे के दबा देते होंगे। ऐसा तो होता ही है, मतलब पैसे से बहुत सारी चीज़ें दबा दी जाती हैं, फिर एक समय के बाद जब चीज़ें थोड़ी पुरानी हो जाती हैं, 2-3-4 साल, फिर लोग भी भूल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तुरंत थोड़ी ज़्यादा। ऊपर वाला है, सब देख रहा है सत्यविजय भाई, ऊपर वाला है, सब देख रहा है और सबको इसका भुगतना पड़ेगा और इधर ही भुगतना पड़ेगा। लेकिन देखो, एक चीज़ है कि फिल्म इंडस्ट्री जितनी चकाचौंध भरी और जितनी रंगीन बाहर से दिखती है, उतनी मतलब उतनी ही मतलब दर्द भरी और लोगों की ज़िंदगी एकदम मतलब बहुत ख़राब ज़िंदगी भी रही है लोगों की, और कई लोगों ने इसको झेला भी है। वो तलाश फिल्म में गाना नहीं है, ये है गुमराहों का रास्ता, बिल्कुल है ना, आमिर खान। और इस बारे में मतलब कई लोग जो फिल्मों में काम करते हैं, वो लोग भी जो फिल्म इंडस्ट्री की डार्क साइड है उसके बारे में खुल के बात कर चुके हैं कि जितनी रंगीन ये बाहर से दिखती है उतनी है नहीं है। लोगों को एकदम आलीशान जिंदगी बस दिखती है, लेकिन उसके पीछे का जो अकेलापन है, सूनापन है या जो दर्द है वो नहीं दिखता लोगों को। क्योंकि मतलब एक बार लता मंगेशकर ही तो थी जिनसे पूछा गया इंटरव्यू में, तो उन्होंने कहा कि आप अगले जन्म में क्या बनना चाहते हैं? कह रहे मैं कुछ भी बन जाऊँ, लता मंगेशकर नहीं बनना चाहती। ऐसा क्यों बोला उन्होंने? पीछे का दर्द वही जानती होंगी। एक तो देखो, लता मंगेशकर जी की ज़िंदगी बहुत दर्द भरी तो रही है। उनकी स्टार्टिंग की लाइफ देखो तो माता पिता उनके ख़त्म हो गए थे और बहनों को उन्होंने वो किया, मतलब काफ़ी दर्द भरी ज़िंदगी तो उनकी रही है। पर शादी भी नहीं की ना उन्होंने, शादी नहीं किया उन्होंने, शादी नहीं की, मतलब एक क्या बोल सकते हैं अनपैरेलल लाइफ मतलब उनकी रही है, जो एक सिस्टमेटिक होती है वैसी तो नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें लोगों को खलती हैं अंदर ही अंदर। बाकी ऐसी और कई रहस्य, मतलब ऐसे कई चीज़ें, ऐसे केस पुराने हुए थे। परवीन बॉबी जी के साथ में ऐसे ही हुआ था ना राम भाई? नहीं, वो एक अलग चीज़ है। परवीन बॉबी को एक मानसिक बीमारी थी ऐसा लोग कहते हैं। इवन उनका जो ऑफिशियल बायोग्राफी है उसमें शायद इसका जिक्र मैंने पढ़ा नहीं, वो बायोग्राफी 2-3 साल, 2-3 दिन तक मतलब उनके बंगले में बाद मिली थी, फिर वो ऐसा कुछ हुआ उनको कहा, वो क्लेम कर रहे थे उस वक्त शायद मीडिया में कि उनको अमिताभ बच्चन साहब ने कोई एक ये पे रखवाया था आइलैंड पे, जहाँ पे गुंडे उनको कब्जा करके रखे हुए थे, उनके ये पे ऑपरेशन करके उनको ये माइक्रोफोन लगा गया है, ये लगा दिया गया, चिप लगा दिया गया है, ये थ्योरीज वो दिया करते थे। तो हालांकि शायद कोर्ट केस भी हुआ था और कोर्ट ने निरस्त कर दिया था कि ये इनकी दिमागी फितूर का नतीजा है। और फिर बाद में वो तो फ्लैट पे वो अकेले रहा करती थी, और जब उनका डेथ हो गया तो मतलब कि कई दिनों तक उनकी लाश वहाँ पड़ी रही, और कहते हैं कि वो लाश सड़ गल गई थी, ऐसे लोग कहते हैं। कितनी मतलब दर्दनाक मतलब वो अंत हुआ, जिंदगी चाहे जैसी गुजरी हो, लेकिन आखिरी समय मतलब कितना वो हुआ देखो। हाँ, बहुत एक चीज़ है, खास करके जो बॉलीवुड के टॉप ब्यूटीज थी
उनका जो अंत हुआ बहुत बुरा हुआ। उनके साथ ऐसा हुआ है। हाँ, मधुबाला से लेके मीना कुमारी से लेके परवीन बाबी से, मैं एक दिन लिस्ट देख रहा था, मैं एक वीडियो करने का फिराक में था, तो ग्रुप में मैंने बताया भी था, तो मैं एक लिस्टिंग कर रहा था। सो मधुबाला से लेके मीना कुमारी से लेके इनका से लेके प्रिया राजवंश, जिसका लोगों ने जिनका वो वीडियो वो देखा होगा, हीर रांझा, जहाँ पे उन्होंने वो गाना उन पे गाना था कि ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, है ना। तो वो प्रिया राजवंश जिनकी हत्या हो गई थी, उसके बाद परवीन बाबी हो गई, दिव्या भारती हो गई, इवन जिया खान हो गई, गजनी वाली का केस है ना। तो काफ़ी दुखांत हुआ इन लोगों का, और ये मतलब ऐसा डिजर्व नहीं करते थे ये लोग। ये देखो जिया खान का भी मतलब जो केस था वो काफ़ी टाइम तक सुर्खियों में रहा, ये हुआ वो हुआ, लेकिन बाद में दब गया, कुछ नहीं हुआ इस मामले में भी। तो होती हैं इस टाइप की चीज़ें। बाकी एक चीज़ ये है कि परवीन बॉबी की जो लाइफ थी उस पर महेश भट्ट ने कितनी सारी अलग अलग फिल्में बनाई हैं, मतलब उनकी ज़िंदगी का जो कहानी थी उस पर वो लम्हे बनाई थी। उसके पहले एक मूवी बनाई थी फिर तेरी कहानी याद आई, राहुल रॉय और पूजा भट्ट थी उसमें, वो भी मतलब परवीन बॉबी की लाइफ पे बनी थी। उसके गाने बड़े पॉपुलर हुए थे, यादों के सब जुगनू जंगल में रहते हैं, आने वाला कल एक सपना है, मतलब इस टाइप के बहुत गाने पॉपुलर हुए थे। तो वो मूवी उन्हीं की लाइफ पे थी। वो लम्हे जैसा मैंने बताया वो भी जख्म मूवी भी तो उन्हीं की लाइफ पे थी। जख्म में महेश भट्ट की उस पे रियल उस पे थी वो। तो थी इस टाइप की काफ़ी सारी चीज़ें हुई। और बाकी में आज भी मतलब बॉलीवुड में कई अनसुलझे इतने रहस्य हैं कि वो अब अनसुलझे ही रह जाएंगे। उनका सबका उनका कोई मतलब उनका कोई एक वो नहीं निकलेगा। सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा। लेकिन जैसे एक हिमेश रेशमिया की मूवी आई थी द एक्सपोज करके, उसमें वो पार्टी में उसकी ख़त्म हो जाती है। पहले वो एक फ्लोर से गिरती है, फिर उसको और धक्का दे देते हैं तो फिर वो और नीचे जाके ऐसे मतलब अलग अलग लोगों को उसमें हाथ होता है। तो हैं मतलब इस टाइप की कई चीज़ें हैं बॉलीवुड में। बाकी क्या ही कर सकते हैं। हाँ, दिव्या भारती जी के कुछ अच्छे गानों की बात हो जाए राम भाई, जो आपको लगे हों कि अच्छे गाने हैं उनके। नहीं, सारे ही गाने अच्छे हैं, कौन से गाने को बुरा बोल दो, सारे गाने अच्छे हैं। मुझे गाने अच्छे हैं। अच्छा, मुझे रंग की बात कर लो आप। मुझे निजी तौर पे बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं, उसका जो हमिंग पार्ट है, डांस है हीरोइन में जाके वो डांस करते हैं ना, स्कर्ट पहनी रहती है दिव्या भारती, और वो थोड़ा सा बड़ा ऑड लगता है कि कैमरे के सामने वो एक अलग एंगल बना के जो डांस करने का, हालांकि उस वक्त का ट्रेंड था ये, लेकिन अभी वो देखते तो बड़ा ऑड लगता है कि ये सही नहीं है। हालांकि वहाँ पे जब शाहरुख खान और जो बेड पे जो सीन है जहाँ शाहरुख खान और दिव्या भारती गले लगते हैं और कैमरा पैन होता है, जूम होता है, तो वो जो दृश्य है वो बड़ा अट्रैक्ट करता है कि हाँ ये सही है, ठीक है। वो गाना हो गया, या फिर तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करता हूँ, वो गाना भी बड़ा अच्छा है। तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, जिसमें दिव्या भारती नजर आई थी, या मैं पागल प्रेमी आवारा, वो गाना बड़ा अच्छा था। सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, बहुत अच्छा था। तो ये सब चीज़ें हैं। शोला और शबनम के गाने अच्छे थे। अच्छा, एक चीज़ दिव्या भारती की, एक चीज़ मैं बताता हूँ दिव्या भारती का। एक सीन देखा होगा साजिद नाडियाडवाला ने, जैसे जो भी मूवी प्रोड्यूस करते थे, उसके स्टार्टिंग में दिव्या भारती जी की एक छोटी सी झलक दिखती थी। वो पेंसिल लेके बेड पर लेटी हुई कुछ लिखती हुई नज़र आती थी, एक लेटर टाइप का। तो ये एक्चुअली पता है कौन सी फिल्म का सीन था? ये था आंदोलन मूवी का सीन था, जो गोविंदा संजय दत्त वाली मूवी आई थी ना 1995 में। ये आंदोलन मूवी का सीन था, और दिव्या भारती के साथ में ये सीन शूट हो चुका था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद में उनकी जगह पे फिर ममता कुलकर्णी को लिया था। और आंदोलन मूवी आज भी देखना तो उसमें ममता कुलकर्णी के साथ भी एग्जैक्ट यही सीन शूट किया गया है, जब वो बेड पे लेटी रहती है और एक लेटर ममता कुलकर्णी का जिक्र आया, तो ये भी बात है कि ममता कुलकर्णी को फेम मिलने के पीछे कहीं ना कहीं वो दिव्या भारती जैसी दिखती थी, एक बहुत बड़ा ये बात भी है। मानते हैं ना सत्य विजय भाई कि कहीं ना कहीं दिव्या भारती का लुक लाइक होना ममता कुलकर्णी को, मोनिका बेदी को, इवन मोनिका बेदी जिसका अबू सलेम के साथ नाम काफ़ी जुड़ा था, तो मोनिका बेदी, तो ये लोग उनके लुक लाइक थे, इसका बहुत बड़ा असर रहा। ममता कुलकर्णी भी मतलब 90s में अच्छी तो लगती थी। ममता कुलकर्णी तो खासकर काफी बोल्ड थी, बहुत बोल्ड थी यार। हाँ, वो अपने दौर की परवीन बाबी थी। वो अपने दौर की परवीन बाबी में उन्होंने एक सिनेब्लिज मैगजीन हो या ऐसी कौन सी मैगजीन, उसके लिए न्यूड फोटो शूट करवाया था। हाँ, न्यूड फोटो शूट करवाया था। उस टाइम पे ये बहुत
बड़ी बात होती, मतलब इतना बोल्ड होना 90s में बहुत बड़ी बात होती थी, न्यूड फोटो शूट करवाना। तो नहीं सत्यविजय भाई जानते हैं, हर दौर में मतलब कि इस प्रकार के बोल्ड फोटोशूट हुए हैं। हर बोल्ड एक्ट्रेस आती है, किमी कार्टर को ले लीजिए 80s में, जिन्होंने टार्जन फिल्म में वैसे दृश्य बोल्ड दृश्य देके उस वक्त तहलका मचा दिया था, ठीक ना। या फिर 70s में चले जाइए जहाँ पे सिमी ग्रेवाल ने मेरा नाम जोकर, हाँ जीनत अमान, इन लोगों ने बोल्ड दृश्य देखे उस वक्त हल्का मजा दिया था। 50s में जाइए, 60s में जाइए, तो हर दौर में कोई ना कोई आता है। कभी सायरा बानो का नाम आता है, तो कभी देविका रानी का नाम आता है, तो कभी सिमी ग्रेवाल का, कभी हेलेन, मल्लिका शेरावत, हाँ कभी हेलेन आती हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो देखने का नज़रिया होना चाहिए। वो दृश्य की मांग होती है, ऐसा नहीं कि उस दौर में, तो अभी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 60s 70s 80s में जो भी दृश्य रखे गए हैं वो यूँ ही फिजूल में नहीं है, वो कहानी की डिमांड है, वो ज़रूरी है तब रखे गए हैं। अच्छा, बॉलीवुड में एक चीज़ है कि जैसे ये बिकनी पहनने का क्रेज है, ये मुझे लगता है कि हेलेन और जीनत अमान से ही आया था। इसके पहले किसी ने नहीं, शर्मिला टैगोर ने एक उन्होंने शुरू किया था, जहाँ पे वो मतलब सिंगल बिकनी पहनी हुई थी ऊपर से नीचे तक। वो गाना था, वो आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने को, लव इन पेरिस। या फिर लव इन पेरिस ही था वो फिल्म, शम्मी कपूर वाली। तो उसमें लव इन पेरिस ही थी अगर मैं गलत नहीं, या एन इवनिंग इन पेरिस ऐसे ही कुछ था। तो एन इवनिंग इन पेरिस ही था, तो वो चीज़ है। तो उन्होंने भी शुरू किया था, हालांकि जीनत अमान उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके चली गई थी, है ना। और हेलेन जी तो खैर कैबरे वगैरह करती थी, तो वो तो जिस प्रकार के माहौल को दिखा रहा होता है वो गाना, उसमें तो वो डिमांड, क्योंकि अब एक क्लब दिख रहा है, कुछ विलन्स दिख रहे हैं, तो वहाँ ये सब चीज़ें तो ज़रूरी हैं। वो उस वक्त का कल्चर ही ऐसा था, जो बॉम्बे वगैरह में इस प्रकार की चीज़ें हो रही थी, तो उसको दिखाना, उनको डिपिक्ट किया जाता था, तो वो ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें नहीं तो हेलेन को ऐसा नहीं कि अपने मर्जी से ये चीज़ें करती होंगी कि ये दृश्य होना ही चाहिए, ऐसा नहीं था। ठीक है। खैर बाकी अर्ली 2000 के बाद मल्लिका शेरावत आ जाती हैं। हाँ, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं किया है, कुछ एक गिनी चुनी फिल्में हैं इनकी, लेकिन उसको एक ऐसा नाम दे दिया कि भाई मल्लिका शेरावत डर्टी गर्ल है, टैग मिल गया मर्डर से। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, एक एक्ट्रेस आई थी उदिता गोस्वामी। हाँ, उदिता गोस्वामी आई थी, पाप करके उनकी एक फिल्म आई थी, लगी तुझसे मन की लगन, जॉन अब्राहम के साथ, सैयारा के डायरेक्टर। राम भाई, एक एक्ट्रेस है, उनका नाम है पॉली डैम। कौन? देखा आपने? कौन? पॉली डैम। नहीं सुने हैं हम कभी। हेट स्टोरी 1 की हीरोइन। नहीं सुने हैं। हेट स्टोरी 1 तो हम देखे हैं, मतलब लेकिन वो स्टोरी में है। हाँ, वो तो देखा जिसमें वो मतलब कि उसके साथ धोखा होता है, फिर वो बदला लेती है। अच्छा, हमको अच्छा से याद है। हाँ, वही है ना, वही है। वो तो देखा हुआ फिल्म, लेकिन नाम याद नहीं है मुझे। क्या नाम बता रहे, फिर से बोलोगे? ऐसे कुछ है, मुझे भी एकदम सही से नहीं ले पा रहा हूँ। पॉली डैम ऐसे कुछ है, मैं भी ऐसा कुछ नाम होगा। तो उनका हो गया इवेंट। तो इसका ये आशिक बनाया आपने वाले हीरोइन का भी तो काफ़ी तनुश्री दत्ता का, वो तो फिर लाइमलाइट में काफी इसमें भी आई, मीटू वाले कैंपेन में। अभी फिर से उस तनुश्री दत्ता का एक वीडियो आया है, क्या कह रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरे जो ससुराल वाले हैं वो मुझे बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं, मारते हैं, ये सब बता रहे थे। तो उसके वीडियो को किसी ने सीरियसली नहीं लिया। कमेंट मतलब अच्छे खासे व्यूज थे, लेकिन मैं कमेंट में देख रहा हूँ तो सब उसका मजाक ही बना रहे हैं। अब है क्या हुआ कि जरूरी नहीं है कि लॉयल फैन बेस है वो कहीं ना कहीं खो दिया उनका। अभी मैं 2-4 दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, सत्यविजय उसमें वो रोते वीडियो बना रही थी। हर एक कहानी का अपना एंगल होता है, मे भी वैसा होता होगा, नहीं भी होता होगा, दोनों चीजें हैं। इसलिए अभी यहाँ से हम लोग बैठ के क्या ही कर सकते हैं उस विषय पे। हालांकि अगर वैसा हो रहा है तो उनको पुलिस के पास जाना चाहिए था। नाना पाटेकर को लेके वो हुआ था भाई, ऐसा हो रहा तो वीडियो क्यों बना रहे हो, पुलिस के पास जाओ ना। नाना पाटेकर के साथ में 2009 में एक मूवी आई थी, वो हॉर्न ओके ऐसा कुछ करके मूवी आई थी। तो उस टाइम पे कुछ इंसिडेंट ऐसा, हाँ हॉर्न ओके प्लीज, तो उस टाइम पे कुछ इंसिडेंट ऐसा हुआ था जिसके बारे में मतलब वो आज तक वो जिक्र करती हैं। अभी 2-4 दिन पहले वीडियो में भी रो के वो यही बोल रही थी, ये हुआ वो हुआ। तो देखो सीधी बात है कि सोशल मीडिया पे रोने से क्या मतलब है, जैसे जो चीज़ है वो तुम पुलिस में कंप्लेन करो, पुलिस एक्शन लेगी उसमें। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब ऑडियंस भी समझने लगी है। तो खैर दिव्या भारती की कुछ आखिरी फिल्में राम भाई कौन सी थी? मेरे ख्याल से शतरंज वगैरह। शतरंज हो गई, गीत, दिल आसना है। दिल आसना तो पहले आई थी, 92 में आई थी। दिल आसना पहले ही आया था।
तो दिल आसना पहले आया था? हाँ, दिल आसना तो पहले ही आया था ना। शतरंज, रंग, बलमा, ये इस टाइप की मूवी आई थी दिव्या भारती की। अरे आखिरी कोई फिल्में नहीं है, ये सब एक ही दौर में, एक 2-3 सालों के अंतराल में सब आई हुई हैं, ठीक मात्र ना। 2 साल का तो अचानक माइंड हिट नहीं फेज रही है उनका। हाँ, अचानक माइंड में हिट नहीं करता है कौन फिल्म आखिरी है, कौन सी ये है। लेकिन उन सारी फिल्मों में ऐसा भी नहीं कि लुक में बहुत बदलाव हो गया है, वो ऑलमोस्ट वैसे ही दिख रही है पूरी फिल्मों में। तो इसलिए माइंड का भी हिट नहीं करता ये सब चीज़ें कि कौन सी पहली और कौन सी लास्ट। इनकी लास्ट रिलीज जो थी राम भाई 1993 की छतरी थी। हाँ, छतरी है, सनी देओल, संजय दत्त, जिसमें सुनील दत्त, हाँ वो सब कुछ थे। इससे जस्ट पहले आई थी दिल आसना है। फिर जो इनकी मरने के बाद जो बोलते हैं पॉस्टथॉमस रिलीज, वो है रंग। फिर थोली मुद्दू है, फिर शतरंज है। इसके बाद जो अनफिनिश्ड फिल्में हैं उसमें है धनवान है, लाडला है, मोहरा है, दिलवाले है, विजय पथ, आंदोलन, कर्तव्य, हलचल और अंगरक्षक। ये वो फिल्में हैं जो इसमें पहले इनको कास्ट किया था, बाद में रिप्लेस किया गया। हाँ, तब कोई उपाय भी तो नहीं था। यहाँ तक तो फिर आज के इस वीडियो को राम भाई समाप्त किया जाए। हाँ, अभी हम लोग काफ़ी जितना डिस्कस करने के लायक चीज़ें थी, हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। कुछ छूट रही हो तो दर्शक कमेंट में हमें बताएं कि ये बातें छूट रही हैं, उनके विषय में भविष्य में कभी बातें की जाएंगी। बाकी दिव्या भारती जी को लेके दिव्या भारती पर हमारा आज का स्पेशल वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आगे की वीडियो में आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में हम लोग को बताइएगा, हम प्रयास करेंगे वो ऐसा वीडियो लाने का। बाकी आज के लिए बस इतना ही, आप सभी का धन्यवाद।